किसी ने क्या खूब कहा है, भाग्य अगर कर्म से बड़ा होता तो हाथ की उंगलियां हथेलियों से आगे नहीं होती, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारी हथेलियों में लिखा होता है। आइए बच्चों, हम भी अपने कर्म पे भरोसा कर अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरी नजर में भाग्य हथौड़े का वो आखिरी चोट है जिसकी वजह से खड़ी इमारत गिर जाती है, लेकिन कर्म उससे पहले लगने वाला वो हजारों हथौड़ा है जिसकी कद्र हम सब करना भूल जाते हैं। आइए स्टूडेंट, आज हम एक मैग्नेट की उसी कर्म की बात करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेट आज इतना ज्यादा उपयोगी है। मैग्नेट कैसे कर्म कर अपनी पहचान बनाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या कहलाता है और कहां से आया है, आज का हमारा ये मेन टॉपिक है। रिलेक्टेंस मैग्नेट को कर्म करने से कैसे रोकता है, कैसे वो फ्लक्स को फ्लो करने से रोकता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और परमियंस कैसे मैग्नेट को कर्म करने में मदद करता है, कैसे वो फ्लक्स को सेटअप कराने में मदद करता है, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। लास्ट में ये कहूंगा स्टूडेंट, मेरी नजर में भाग्य किसी चाबी के गुच्छे का वो चाबी है जिसके मिलने से एक बार में ही ताला खुल जाता है, लेकिन ये मत भूलिए कभी कभी वो भाग्य वाली चाबी किसी गुच्छे की आखिरी चाबी होती है। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें वो भाग्य वाली आखिरी चाबी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप कर्म करते रहिए, और इसे कर्म को करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में जानते हैं, यानी किसी मैग्नेट के अंदर फ्लक्स को सेटअप करने में या फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है, that force is called magnetomotive force. Means MMF is that force which drives or tends to drive the flux through a magnetic circuit. जैसे मैंने यहाँ मैग्नेटिक सर्किट लिया, इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए, फ्लक्स को मूव कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है, that force is called MMF और मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन वाला फोर्स का जरूरत होता है, जिसको हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए, फ्लक्स को मूव कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक सर्किट या किसी भी मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक सिस्टम का वर्किंग समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक डेफिनेशन को काफी अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट पढ़ चुके हैं। जैसा हम सब जानते हैं, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम ईएमएफ भी अप्लाई करें और करंट की वैल्यू आई फ्लो हो, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं वोल्टेज है ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में करंट को मूव कराने के लिए ईएमएफ की जरूरत होती है स्टूडेंट, उसी तरीके से मैग्नेटो सर्किट में फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए एमएमएफ की जरूरत होती है। तो आप ईएमएफ की जगह पे एमएमएफ लिख देंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट बोलते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटोमोटिव सर्किट में हम करंट का एनालॉजी फ्लक्स को लिखते हैं, जिसको हम फाई बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम में करंट को अपोज करने वाला रेजिस्टेंस कहलाता है प्रतिरोध, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप कर होने से रोकने वाला प्रॉपर्टी रिलक्टेंस कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू सेटअप फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो आइए स्टूडेंट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एमएमएफ का मैं दूसरा डेफिनेशन आपको समझाता हूं। किसी मैग्नेटिक सर्किट में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कंडक्टर के और उसमें करंट I सर्कुलेट हो रहा है, तो इस तरीके से उस मैग्नेटिक सर्किट में जो फोर्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स MMF, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। मींस MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट इन द मैग्नेटिक सर्किट, where n is number of turns and I is current। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमएमएफ? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा? तो वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स को हम सिंपल टर्न्स पे लिख सकते हैं, और करंट यूनिट हम सब जानते हैं एम्पियर होता है, इसीलिए इसकी यूनिट टर्न एम्पियर लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इसको एम्पियर टर्न लिखेंगे। मींस यूनिट ऑफ एमएमएफ इज कॉल्ड एम्पियर टर्न, और सिंपल भाषा में उसको एटी या फिर एम्पियर्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट। अब हम सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। व्हाट इज रिलक्टेंस?
तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में रेसिस्टेंस होता है स्टूडेंट, वैसे ही मैग्नेटिक सिस्टम में रिलक्टेंस होता है। जैसे रेसिस्टेंस किसी भी मोशन ऑफ चार्ज को अपोज करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसी तरीके से रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने से या मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो होने को अपोज करता है। मींस किसी भी सर्किट में जितना ज्यादा रिलक्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक लाइंस डेवलप होगी, उतनी ही कम फ्लक्स डेवलप होगी। मैथमेटिकली हम रिलक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट बाय द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स। मींस रिलक्टेंस मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एमएमएफ और फ्लक्स का रेशियो होता है। एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न होती है और फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इस तरीके से रिलक्टेंस की यूनिट कहलाएगी एम्पियर टर्न पर वेबर। अब सिंबल क्या होगा रिलक्टेंस का, तो रिलक्टेंस को हम लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कैपिटल लेटर एस लिखेंगे मैग्नेटिक सर्किट के रोमन लेक्चर में, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट रिलक्टेंस। आइए स्टूडेंट में एक सिंपल सा ट्रिक बताया था हम, ताकि आप रिलक्टेंस को याद नहीं करके बल्कि समझ लेंगे और हमेशा के लिए आपको रिलक्टेंस याद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट की बात करें तो अप्लाइड वोल्टेज V से करंट I फ्लो होगा और रेसिस्टेंस R होगी। और रेसिस्टेंस को हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड EMF अपॉन करंट, मींस R इक्वल टू V अपॉन I। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई सेटअप हो रहा है तो उसमें रिलक्टेंस की वैल्यू मैंने मान लिया S होगी। तो इसी तरीके से रिलक्टेंस होगा EMF की जगह पे MMF, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में EMF की एनालॉजी मैग्नेटिक सर्किट में MMF का कहलाता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का एनालॉजी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक सर्किट में उसका एनालॉजी रिलक्टेंस कहलाता है। तो आपको कुछ भी नया रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। रेसिस्टेंस की जगह पे उसी के जैसा मैग्नेटिक सर्किट में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। EMF की जगह पे मैग्नेटिक सर्किट में MMF लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, एक करंट को फ्लो कराता है, दूसरा फ्लक्स को सेटअप कराता है, और तीसरा आप करंट की जगह पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है तो आप फ्लक्स को लिख दीजिए। तो इस तरीके से रिलक्टेंस इज द रेशियो ऑफ MMF अपॉन फ्लक्स। मुझे उम्मीद है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट के बारे में अच्छे से जानते हैं, और मुझे नहीं लगता शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो ओम्स लॉ को नहीं जानता, R इक्वल टू V अपॉन I नहीं जानता, EMF अपॉन वोल्टेज नहीं जानता, और जिसको ये आता है उसको मैग्नेटिक सर्किट में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। काफी मुश्किल हो जाता है इन टिपिकल से डेफिनेशंस को रटना। और मैं हमेशा इसी बात पे जोड़ देता हूँ स्टूडेंट के रटने से बेटर है कि आप टेक्निक समझ लें, और एक बार अगर आपने टेक्निक समझ लिया तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टूडेंट हम रिलक्टेंस को मैथमेटिकली और डिटेल में समझ लेते हैं। किसी मैग्नेटिक सर्किट का अगर मीन लेंथ स्मॉल l है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और उस मटेरियल के अंदर फ्लक्स को पास कराने वाली जो एबिलिटी, जिसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, अगर म्यू r है, तो इस तरीके से रिलक्टेंस L अपॉन A म्यू का रेशियो कहलाता है, जहां पे म्यू को हम म्यू नॉट इंटू म्यू r लिखते हैं, और रिलक्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। A कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, L कहलाएगा मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, म्यू नॉट कहलाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर कहलाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। हो सकता है आपको थोड़ा सा डेफिनेशन टफ लगा हो, तो आइए मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो कहलाता है रेसिस्टिविटी, और 1 अपॉन रो को हम बोलते हैं के, यानी कंडक्टिविटी, यानी 1 अपॉन रो के जगह पे मैंने लिख दिया के। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया रेसिस्टेंस इक्वल टू एल अपॉन के इंटू ए, जहां पे एल लेंथ, ए एरिया और के कंडक्टिविटी होगा। अगर आप मैग्नेटिक सर्किट से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो रेसिस्टेंस की जगह पे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, एल की जगह पे मीन लेंथ हो गया, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता है जो कि करंट को आसानी से पास कराता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से सेटअप करता है। तो मैंने के के जगह पे म्यू लिख दिया और ए सेम का सेम लिख दिया। इस तरीके से रिलक्टेंस का डेफिनेशन बन जाएगा मैथमेटिकली एल अपॉन ए म्यू और म्यू नॉट म्यू आर। मुझे पूरी उम्मीद है ये टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बेसिक अच्छा है, अगर आपका बेसिक लिंकिंग अच्छा है, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसको हम परमिएंस बोलते हैं। परमिएंस क्या है स्टूडेंट? तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर इजीली इंड्यूस करा लेता है, सेटअप करा लेता है, उसको हम परमिएंस के नाम से जानते हैं। यानी रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस परमिएंस कहलाता है। जहां रिलक्टेंस फ्लक्स को अपोज करता है, वही परमिएंस फ्लक्स को सपोर्ट करता है।
और इस तरीके से मैं अगर रिलक्टेंस को L अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर लिखूं तो मैथमेटिकली परमियंस की वैल्यू हो जाएगी ए म्यू अपॉन एल और यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर टर्न। जैसे कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है स्टूडेंट, वैसे परमियंस इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस। आपको नया कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं, तो आप परमियंस और रिलक्टेंस का रिलेशन अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं जिसको हम ससेप्टेंस बोलते हैं। आप सब जानते हैं, मैं आपको इसी सर्किट में ऑलरेडी ससेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर इंपीडेंस किसी सर्किट का Z है तो उसका एडमिटेंस Y कहलाता है, और एडमिटेंस कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का वेक्टर सम होता है। मीन ससेप्टेंस किसी भी एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ससेप्टेंस किसी भी एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जहां पर रियल पार्ट को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इंपीडेंस रेसिस्टेंस प्लस रिलक्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल हम ससेप्टेंस बोल सकते हैं अगर प्योर रेसिस्टिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो आप आज के बाद हमेशा बोलिएगा ससेप्टेंस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस। मैं ऑलरेडी आपको इंपीडेंस एडमिटेंस का सर्किट डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने मिस किया तो उस वीडियो को जरूर देखें, जहां पे मैंने आपको बताया था कि आरएलसी सर्किट में अगर इंपीडेंस R प्लस jX होगा तो एडमिटेंस की वैल्यू Y इक्वल टू G प्लस JB होगी, और जहां पे B ससेप्टेंस कहलाता है। मींस एडमिटेंस इक्वल टू 1 अपॉन इंपीडेंस, तो G इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, जिसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे, और ससेप्टेंस B इक्वल टू हो जाएगा माइनस का X अपॉन R स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर। मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था कि आशा पे ही आसमान टिका है। मैं भी यही मानता हूं दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज मेहनत करिए, खुद पे बिलीव करिए, और सब दुनिया को दिखा दीजिए कि आप वो जाबाज परिंदा है जिसको उड़ने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने आज 4 इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को कवर कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो चाहते हैं मैं स्टार्ट करूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। स्टूडेंट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आप हमारे वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। प्लीज आप ऐसे ही देखते रहें, अपने फ्रेंडों को भी दिखाते रहें।